हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैंने 3 सेशन कराए हैं, तीनों लेक्चर में ये कंप्लीट हो गया है। एक बार अपन बहुत शॉर्ट में समरी देख लेते हैं कि हमने क्या किया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहां पे अपन समरी लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये वर्क होता है। ठीक है, अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है जूल या फिर न्यूटन मीटर, या इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, इट्स ओके। अब वर्क के बाद हम देखते हैं एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, और काइनेटिक एनर्जी ई के बोलते हैं, इट इज 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ओके, टू अटेन दैट वेलोसिटी। ओके, मीन्स उस मास को v वेलोसिटी लाने में जो वर्क करते हैं वो वर्क काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में पढ़ाया है, अभी केवल शॉर्ट में कर रहे हैं अपन। ठीक है, इसके पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ईपी इक्वल टू m g h, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 10 भी यूज करते हैं इसको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, h हाइट है, एंड जो टोटल मैकेनिक एनर्जी रहती है इसको कहते हैं E। मैकेनिक एनर्जी इक्वल टू E काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करते हैं तो EM आता है, और EM हमेशा कांस्टेंट होता है। याद रखेंगे, EM एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। E के प्लस EP कांस्टेंट रहेगा, ये इक्वल टू C कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को ऐड करने से मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी चलती है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा था पावर, P पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ओके, ये जो होता है जूल पर सेकेंड या फिर वॉट, इट इज वॉट, इसकी यूनिट है वॉट, इसको बोलते हैं जूल पर सेकेंड। ओके, पावर मीन्स वर्क डन का अपन जानते हैं वर्क जूल, और अपॉन टी मीन्स यूनिट टाइम में जो वर्क होता है दैट इज कॉल्ड पावर। अपॉन टी मीन्स अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड, दिस इज पावर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मैंने 3 सेशन दिए हैं, 3 लेक्चर दिए हैं इससे पहले, और तीनों लेक्चर में ये डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये सब क्या होता है और कैसे होता है। अब लोग तीनों सेशन देख चुके हैं, उसको रिवाइज कर लो, और उसका जो समरी है ये है। ठीक है, ये हमको सारी चीज समझ में आना चाहिए। अगर इसमें आपको डाउट है स्टूडेंट्स, जहां पे डाउट है आप लोग फिर से पूरे सेशन देखो, पूरे लेक्चर देखो, और ये क्लियर होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि ये चैप्टर हमको समझ में आया। ओके, अब आपको क्या करना है कि अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लो कॉपी में प्रॉपरली। ये क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, इससे अपना पूरा
ओके, आपने सारे क्वेश्चंस लिख लिए, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 2 मीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट displaces 2 meter in the direction of 10 Newton applied force, the work done will be, displaces S, देखो first if an object displaces S equal to 2 meter and applied force is 10 Newton, जो फोर्स रहता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी मैंने बता दिया है। फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे F इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है 2 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है, 10 मीटर फोर्स लगाने पे, इसका इजी हो जाएगा। इसको अपन कैसे करेंगे, वर्क डन इक्वल टू सी F इंटू एस, सो F इंटू एस कितना होगा, F 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, 10 टू जा 20, और वर्क जो डन है इसका यूनिट होते हैं जूल, न्यूटन मीटर या फिर जूल, 20 जूल या 20 न्यूटन मीटर। लुक हियर, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आर यू लुकिंग द फर्स्ट वन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है, अपन इजीली निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा 20 जूल, मींस बी ऑप्शन है यहाँ पे 20 जूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, a body of mass 5 kg means बॉडी का मास कितना है 5 kg, a body of mass 5 kg is in a constant motion at 2 meter per second, constant motion at 2 meter per second, ठीक है, मींस 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड मोशन में है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, फाइंड क्या करना है हमको, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी E की, ये फाइंड करना है, E की इक्वल टू व्हाट, दिस इज अ क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मोशन है जो उसकी स्पीड चल रही है, वेलोसिटी जो है वो एक जैसी है, क्या है v 2 मीटर पर सेकेंड। E के इक्वल टू लुक हियर 1/2 mv²। आपको बच्चों चैप्टर क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये पूरे फार्मूले याद होने चाहिए, है ना, तभी अपन बना पाएंगे, बेस रहेगा तभी तो बनेगा, है ना। सो E के इक्वल टू व्हाट, E के इक्वल टू 1/2 mv², इट मींस 1/2 m कितना है 5 एंड v², v मींस 2 स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 2 to the 4 दैट इज 10। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो जूल में होती है ना, एनर्जी क्या होती है, वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट जूल है, ये याद रखेंगे, जूल, बिकॉज वर्क डन इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, सो वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का भी यूनिट जूल है, सो इट्स 10 जूल, ठीक है। सेकेंड हो गया, नाउ थर्ड, अ बॉडी ऑफ 12 kg मास, a body of 12 kg mass is placed at a certain height from the surface of earth, means ये 12 kg मास की बॉडी जो है वो एक सर्टेन हाइट पे है, जो भी हाइट है, यहाँ पे 12 kg मास की बॉडी है एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द अर्थ, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 480 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 480 जूल। फाइंड हाइट फाइंड करना है हमको, ओके, व्हाट विल बी इट्स हाइट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के सरफेस के अकॉर्डिंग हाइट, सो ईपी इक्वल टू व्हाट, mgh, लुक हियर, ईपी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, that is m, what is m, mass 12 kg, g की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हैं
और 10 भी रख सकते हैं। बुक में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, अपन इसको 10 रख लेते हैं, ठीक है। जस्ट g इक्वल टू 10 एंड हाइट वी हैव टू फाइंड हाइट। सो EPmgh कितना है? 480। ये कितना है? पोटेंशियल एनर्जी 480 इक्वल टू 12 इंटू 10 इंटू h। सो h इक्वल टू व्हाट? 480, 12 और 10 मल्टीप्लाई है, इधर हो जाएंगे डिवाइड, 0 से 0 एंड 4 बन जा 4, 12 बन जा 12, 12 4 से 48। h इक्वल टू 4 आया, मीन्स h इक्वल टू 4 मीटर। ओके, h इक्वल टू 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ। You burn a bulb of 100 watt. You burn a bulb of 100 watt. Where is our duster? Okay. Next question, you burn a bulb of 100 watt. 100 watt का एक बल्ब है, उसको डेली अपन जला रहे हैं for 5 hours. What will be energy spent unit by the bulb in 1 day? एक दिन में कितनी एनर्जी यूज होगी? ठीक है, एक दिन में कितनी एनर्जी यूज होगी? 100 वाट का बल्ब है जो अपन 5 आवर्स डेली जला रहे हैं, तो एक दिन में कितनी यूनिट एक्सपेंस होगी? व्हाट विल बी द एनर्जी स्पेंट इन यूनिट बाय बल्ब इन 1 डे? ठीक है, देखो जो एनर्जी होती है इसको अपन कंज्यूम करते हैं 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। नोट इट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। ये you should remember this one, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब क्या है, पर समझेंगे एक यूनिट क्या होता है। 1 किलोवाट की अगर कोई मशीन है, 1 किलोवाट मीन्स 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट। ओके, अगर 1000 वाट की एक मोटर है, बल्ब है, कोई भी इक्विपमेंट है, वो 1 आवर तक वर्क करता है, 1 आवर तक वर्क करता है, तो जो एक्सपेंस होती है बिजली, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। इट इज कॉल्ड 1 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट में ही है 1000 वाट फॉर 1 आवर। चलो देखते हैं अपन, 100 वाट डेली फॉर 5 आवर्स। अब बताओ ये कितना हो गया, 100 वाट इंटू 5 आवर्स। ओके, सो इसको क्या बोलेंगे, 100 5 जा 500 वाट, जबकि 1000 वाट पर आवर अगर होता, वो 1000 वाट पर आवर होता तो 1 यूनिट। यहां पे कितना आ रहा है, 5000 वाट आवर, मीन्स हाफ है ये, इट विल बी 0.5 यूनिट। सो 1000 वाट आवर इक्वल टू 1, यहां पे अपने पास आया 100 5 तो 500 वाट आवर, इट विल बी 0.5, हाफ यूनिट, 1/2 या फिर 0.5 यूनिट। ओके, चलो अपन देखते हैं कुछ ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेक्स्ट, इसको देखना है। फर्स्ट, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क, जो वर्क होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल या न्यूटन मीटर। SI यूनिट अपन मानते हैं जूल। ओके, 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू ब्लैंक जूल।
1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू ब्लैंक जूल। 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू जूल। जूल क्या? 1 kilowatt hour is equivalent to blank joule. 1 kilowatt hour is equal to blank joule. 1 किलोवाट, ठीक है। तो जूल इक्वल टू 1000 वाट एंड सेकेंड में चेंज करना है। 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू जूल। तो इसके लिए क्या करेंगे? 60 इंटू 60 दिस वन एंड 1000 जूल में कन्वर्ट हो गया। सो 36000000। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं 3.6 और 1 2 3 4 5 6 डिजिट डेसिमल चेंज किए। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स व्हाट? एक ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी क्या रहती है? टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, देखिए टोटल एनर्जी जो रहती है कांस्टेंट रहती है, E k प्लस EP। इट रिमेन्स constant. Total energy of an object remains constant. The direction of applied force of an object and its displacement are opposite. Means force की direction और displacement opposite है। Means say this is direction of displacement and this is direction of force. In this case, work done will be minus Fs. Means work done will be नेगेटिव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, मींस कोई भी फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक एनर्जी? एस्टैब्लिश इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। I have already taught you in my lesson, उसको देख लेना लेक्चर को। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, द एनर्जी कंज्यूम्ड एट हाउस इज 250 यूनिट इन 1 मंथ। हाउ मच विल इट बी इन जूल्स? 250 यूनिट्स इन 1 मंथ। एनर्जी कंज्यूम कितनी है? 250 यूनिट्स। वी हैव टू कन्वर्ट 250 यूनिट्स इनटू जूल्स। क्वेश्चन है कि 250 यूनिट अगर मंथ में एक्सपेंस हो रही है एनर्जी तो कितना जूल? मैंने बताया है आपको कि जो यूनिट है इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए अभी अपन देखे हैं, जस्ट पहले मैंने बताया था कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, और इसकी वैल्यू थी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मीन्स 1 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 250 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? 250 यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 250 जूल। केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखो 250 इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? मीन्स ये आया 90 और 0 रख दिए, 9000। इस डेसिमल का यहाँ डेसिमल लगा दिए, 900 इनका 10⁶ मीन्स 900 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं, या 900 को 9 लिख सकते हैं, और ये 2 जीरो की काट 10⁸ जूल। ठीक है, कैलकुलेशन है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट,
What is energy conservation law? I have already taught you. Total energy of an object remains constant, means EM equal to EK plus EP. ठीक है. B, potential energy of a freely falling body drops gradually. Does it contradict the law of energy conservation? Means जो freely falling body है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाती है. एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है E P इक्वल टू क्या होता है mg इंटू एच. तो ये h है, ये हाइट h है. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है? इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज mg h. और यहाँ गिरेगा तो h की वैल्यू कम होती जाएगी. यहाँ पे तो हाइट 0 होगी, तो नीचे आते जा रहा है h कम होगा, मीन्स EP कम होगा. तो इसकी एनर्जी क्या होगी? EP कम होते जा रहा है, EP की वैल्यू कम हो रही है. इसका मतलब जबकि हम बोलते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो ये अपोजिट हो गया क्या? कंट्राडिक्ट हो गया क्या? अपोजिट की कम होती जा रही है पोटेंशियल एनर्जी. तो नो, इट इज नॉट कंट्राडिक्ट. एक्चुअली हम बोलते हैं टोटल एनर्जी जो EM रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है. क्या कांस्टेंट रहती है? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट रहती है. और टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ये कम हो रही है, नीचे आ रहा है तो EP कम होते जा रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है. दोनों को प्लस करेंगे, EP और EK, EP और EK दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो अपन लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट एज द ऑब्जेक्ट मूविंग डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, बट ये नीचे आ रहा है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो सम ऑफ EK एंड EP रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन एस्टेब्लिश करना है. वेरी इजी हो गया है. इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? ओके, सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखो. इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है, वेलोसिटी इज डबल्ड, सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो, अपन फर्स्ट मानते हैं कि वेलोसिटी कितनी है. लेट इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल वेलोसिटी V1 and V2, V1 and 2V1. What is the question? क्वेश्चन को ध्यान से देखो. क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है. मींस अगर पहले वेलोसिटी कितनी थी? V1 थी, तो बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 2V1. ठीक है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट होगा? तो मान लीजिए पहले let its velocity is V1 and later means बाद में its velocity is 2V1. डबल हो गई ना. अपन देखते हैं इन फर्स्ट केस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? EK इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. ठीक है. इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 m. वेलोसिटी कितनी है? V1 है, तो V1 स्क्वायर. ओके, फर्स्ट केस. सेकेंड केस, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल, मींस ये v है, ये कितना हो गया?
सी पहले वेलोसिटी v1 थी, v की जगह v रखे, बाद में ये जो वेलोसिटी है v, ये क्या होगी, डबल होगी, 2v1 होगी, तो 1/2 m v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी कितनी है, 2v1 है, तो 2v1 लिख दिए, फार्मूला में लिख दिए, वी हैव रिटन इट 2v1 स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 1/2 m इंटू 2v1 स्क्वायर मीन्स 2 2 या 4v1 स्क्वायर, 4v1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको देखना है कि क्या हुआ इससे, इसमें क्या हुआ। ठीक है, क्या हुआ देखते हैं अपन, EK1 EK2, पहले EK1 था और बाद में EK2, इन दोनों में कितना का डिफरेंस आया, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स। EK1 is 1/2 m v1 square and second time 1/2 m 4v1 square। 1/2 से 1/2 कट गया, m से m कैंसिल एंड v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर, 1/4, लुक 1/4 मीन्स पहले एनर्जी 1 थी तो बाद में 4 हो गई, मीन्स कितनी, 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, मीन्स वेलोसिटी डबल हुई। अगर वेलोसिटी क्या हुई, डबल हुई, v1 से 2v1 हुई, है ना, वेलोसिटी क्या हुई, v1 से 2v1। वेलोसिटी केस 1 में v1 थी, बाद में 2v1, डबल हो गई, तो अपन पहले फार्मूला लगाए, v1 रख के तो ये काइनेटिक एनर्जी, बाद में 2v1 रखे तो 2v1 के कारण ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो क्या डिफरेंस आया, दिस अपॉन दिस, ये अपॉन ये की अपन, ये अपॉन ये की क्या आंसर, इट्स 1/4 मींस ये 1 है तो ये 4 है, मींस 4 टाइम्स हो गई, 1/4 नहीं हुई है, एक्चुअली ये 1 है तो ये 4 है। जब डबल होती है वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, 4 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन वेलोसिटी डबल्स, व्हेन वेलोसिटी डबल्स द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स क्या, 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, अपन देख लिए 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, इसको पॉज करो और राइट करो प्रॉपर्ली कॉपी में। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। If the work done on the particle is 0, then what will be its velocity? Work done अगर 0 है तो velocity क्या होगा? If work done is 0, W equal to 0, then what will be velocity? Work done जो होता है, work done equal to EK, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ओके, लुक हियर, वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ये याद रखेंगे अपन, वर्क डन W इक्वल टू ई के। सो वर्क डन 0 मींस ई के 0 है, और ई के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, ई के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, इट इज 0, इट इज 0, 1/2 m v स्क्वायर इक्वल टू 0। सो टेल मी ये 0 कब आएगा, ये 0 कब आएगा, क्योंकि m मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो मल्टीप्लाई बाई v, v इक्वल टू 0 मीन्स वर्क डन अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 मीन्स दिस वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0, v 0 तो 1/2 इंटू m इंटू 0 इक्वल टू 0, क्योंकि मास कभी 0 नहीं हो सकता किसी ऑब्जेक्ट का। ओके, तो ये 0 नहीं है, तो इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करें अपन, 0 का, तो आंसर आएगा 0, वेलोसिटी 0 मीन्स अगर किसी में वर्क डन किया ही नहीं है तो वेलोसिटी कहां से आएगी, वो रुका हुआ है, अगर अपन उस पर वर्क डन करते हैं तो वो मूव करने लग जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी, उतनी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से ये काइनेटिक एनर्जी आती है वर्क डन करने पे। ठीक है, वर्क डन 0 मींस वेलोसिटी 0। ओके, नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स ऑफ ए कार
विच इज मूविंग एट ए स्पीड v, इसकी स्पीड कितनी है v, एक कार की स्पीड v है, इसमें ब्रेक लगा है, ठीक है। इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस d, डिस्टेंस भी ऐसे बोलते हैं अपन, डिस्टेंस d कवर करने के बाद रुक गया। कैलकुलेट व्हाट विल बी डिस्टेंस कवर्ड बाय कार अप्लाइंग ब्रेक्स इफ इट वाज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2v, ओके। What will be distance covered by the car after applying brakes if it was moving at a speed of 2v, ठीक है। अगर 2v से अगर मूव करती है सेकेंड टाइम में वेलोसिटी, तो s इक्वल टू व्हाट, ये s1 है, ये s2 इक्वल टू व्हाट। लुक हियर, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है कि ब्रेक लगाते हैं अगर कार की स्पीड v है, कार की स्पीड क्या है v है, तो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रुक जाती है कार, ठीक है। एक कार जा रही है, ओके, इसमें ब्रेक लगाए, कि डी डिस्टेंस ट्रेवल की यहां तक और यहां पे रुक गई, ओके। ब्रेक लगाने के कारण ये रुक गई। नाउ अगर उसकी स्पीड 2v होती, मैंने स्पीड कितनी होती, डबल होती, 2v होती, तो वो कितने डिस्टेंस में जाके रुकती। अगर उसकी स्पीड 2v होती तो कितनी दूर जाके रुकती, ठीक है। बताओ कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। लुक हियर, वी नो दैट जो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अभी निगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि s इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। फोर्स मैंने ब्रेक लगाना है, ब्रेक स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं लगा रहे हैं, ब्रेक क्यों लग रहा है, स्पीड को रोकने के लिए। मीन्स जो ब्रेक के थ्रू फोर्स लग रहा है, अपन को ये समझना है कि फोर्स लगा रहे हैं अपन, मीन्स ब्रेक लगा रहे हैं, मीन्स फोर्स लगा रहे हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कार इधर जा रही है, लेकिन ब्रेक के थ्रू जो फोर्स लगा रहे हैं उसका डायरेक्शन वापस, अपन उसको रोकना चाह रहे हैं। सो वर्क डन निगेटिव है, ठीक है। वर्क डन क्या है, निगेटिव है। फोर्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये अपन को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन निगेटिव हो गया। यही अगर डबल स्पीड रहेगी तो फिर कितनी दूर जाएगी, ये अपन को देखना है, डबल स्पीड में कितनी दूर जाएगी, ठीक है। चलो बताओ कैसे करेंगे। डिस्टेंस वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स लगाए, माइनस डायरेक्शन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फोर्स नेगेटिव है और चल कितना रहा है, डी चल रहा है, ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी है। अच्छा, ये वर्क डन कितना रहता है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी है 1/2 mv², और जब रोकते हैं तब इसकी एनर्जी क्या रहती है, 0। मीन्स अगर इसकी वेलोसिटी v है, लुक हियर, वेलोसिटी v है, मीन्स इसकी एनर्जी कितनी है, 1/2 mv², और ये जो 1/2 mv² एनर्जी है, आई हैव टोल्ड यू एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके बराबर है, इस एनर्जी के बराबर है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, याद रखना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो 0 से उस v वेलोसिटी तक ले जाने में जो वर्क डन किए हैं वो क्या है, उसकी काइनेटिक, इट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। 0 पर मानते 0 वेलोसिटी थी,
उससे कार जीरो थी, जीरो से अपन इसको लाए v वेलोसिटी मिलाए, जीरो से कहां तक लाए इसको v वेलोसिटी मिलाए। तो जीरो से v वेलोसिटी लाने में कितना वर्क हुआ, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/2 mv², 1/2 mv² इक्वल टू वर्क डन, इट इज 1/2 mv², ठीक है, इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नाउ सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस क्या है कि ये जो v वेलोसिटी है ये डबल हो जाती है, v क्या हो जाती है डबल हो जाती है। मींस अगर वेलोसिटी v की जगह 2v हो तो ये डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना चलेगा, ठीक है। अपन ये तो जान गए हैं, ये इक्वेशन 1। मान लो डिस्टेंस कितना चलता है d1 चलता है या s1 चलता है। अब ये पहला केस हो गया, हमको समझ में आ गया पहला केस क्या, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क मींस चल रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पहला इक्वेशन। अब अपन फिर से सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या आते हैं कि इफ इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2v, अब वेलोसिटी कितनी है 2v, सेकंड केस में, केस 2, केस 2। तो केस 2 में वही होगा कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क लेकिन अब चेंज हो जाएगा, सेकंड केस में वर्क कितना हुआ 1/2 mv² नहीं 2v²। पहले v वेलोसिटी थी तो ये फार्मूला निकला, सेकेंड टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई है 2v, तो 2v² मींस ये क्या हो गया 1/2 mv² इक्वल टू व्हाट फोर्स, तो वही फोर्स लगेगा, एंड डिस्प्लेसमेंट अपन मान लिए। अब ये करने से पहले d में रुकती थी, अब तो ज्यादा तेज है तो ज्यादा दूर गई, तो ये d1 है, इट इज d1, इट इज d1, ठीक है। अब देखते हैं अपन ये कितना हो गया 1/2 m और 2 to 4v² इक्वल टू -f इंटू d1, ओके। इट इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो क्या है इन दोनों। हमको ये देखना है कि d पहले डिस्टेंस d था और बाद में डिस्टेंस क्या हो गया d1, तो d और d1 में क्या रिलेशन है ये हमको देखना है, d और d1 में क्या रिलेशन है। तो अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं d1/d निकालने के लिए, तो d1/d अगर निकालना है अपन क्या करते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। इससे क्या होगा 2 को लिख देते हैं 1/2 m 4v² अपॉन 1 ये है 1/2 mv² इक्वल टू ये -f d1 अपॉन -f d, f से f कट गया d1/d, लुक हियर 1/2 cancel, m cancel, v² cancel, only 4/1 equal to d1/d, so d equal to 4d, ये d डिवाइड है d1 equal to 4d। इसका क्या मतलब हुआ, अपना आंसर आया d1 equal to 4d। मतलब पहले अगर डिस्टेंस d चल रहा था, d मीन जो भी हो, d हो सकता है 20 मीटर हो, है ना, तो बाद में d1 कितना आ गया 4 टाइम्स 4 20 या 80 मीटर्स। मींस अगर वेलोसिटी डबल हो जाती है तो 4 टाइम्स ज्यादा चलेगी, कितना चलेगी 4 टाइम्स ज्यादा चलेगी, ठीक है। इसको पॉज करो प्रॉपर्ली, 2 बार देखो 3 बार देखो, बिल्कुल बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अपन को समझना है कि पहले केस में अपन बस ये देखेंगे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क किसके बराबर होता है, वर्क एक ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, मींस वर्क डन इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस उस ऑब्जेक्ट को जीरो से उस वेलोसिटी में ले गए, उस वेलोसिटी में ले गए, जितना वर्क किए अपन, वो वर्क एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो वर्क किसमें, वर्क में हमने उसको एनर्जी दी, वी हैव गिवन इट एनर्जी। कितनी एनर्जी दी, जितना वर्क किए उतनी एनर्जी दी उसको। ठीक है, तो कितनी एनर्जी दिए, 1/2 mv²। सो वर्क डन इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv² इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये पहले केस में हो गया। सेकेंड केस में क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी डबल है, मींस वर्क क्या हो गया, 1/2 mv² मींस 2v², 2v² मींस 4v², 1/2 4v² इक्वल टू फिर से एफ डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ इंटू, अब डिस्प्लेसमेंट डी के जगह d1 लिख दिए, हमको नहीं मालूम कि कितने दूर तक जाएगी, इसकी वैल्यू d1। अब d1 फाइंड करना है, सो फाइंड d1, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इसको डिवाइड किए तो आया दिस वन, d1 इक्वल टू 4d, मींस पहले d डिस्टेंस में जाके रुकी थी, अब 4d जाएगी, मींस अगर 20 मीटर है तो 4 टाइम्स 80 हो जाएगा, 25 मीटर है तो 100 मीटर जाके रुकेगी। ठीक है, ओके, अगेन रिवाइंड इट एंड सी प्रॉपरली, 2-3 बार देखो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नथिंग इज टफ देयर, नथिंग इज टफ देयर, you need only practice. Okay, let's move to next question. A man holds a sack of rice on his head for 30 minutes and gets tired. Has he done any work? A man holds a sack of rice on his head, means a man, एक आदमी है, या just put the sack of rice, राइस का बोरा अपने सिर पे रखा है फॉर 30 मिनट्स। इसने कुछ वर्क किया क्या, हैज ही डन एनी वर्क, हम बोलेंगे नो ही हैज नॉट डन एनी वर्क, बस क्यों नहीं किया, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये सेक ऑफ वर्क वहीं की, सेक ऑफ राइस जो है वहीं के वहीं पे है, यहाँ पे S0 है, तो S0 है, अपन जानते हैं, वी नो दैट फोर्स वर्क डन इक्वल टू force into displacement, here s equal to 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वहीं पे खड़ा हुआ है वो, तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू 0, f0 जा 0, वर्क डन इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बार बार ये फार्मूले लिखेंगे, फार्मूले याद करेंगे, समझेंगे। ठीक है, यू शुड रिमेम्बर दिस फार्मूला एज वेल यू शुड अंडरस्टैंड आल्सो। ठीक है, समझना भी है। सो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क ठीक है 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट S0 है, वो खड़ा हुआ है आदमी उस पूरे को लेके, सो वर्क विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, इसमें टाइम है, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसेस 4 मीटर। ओके, 4 मीटर, इट मूव्स अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन 4 मीटर, फोर्स के डायरेक्शन में 4 मीटर मूव करती है। कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन। ओके, सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मींस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, सिंपल है, फोर्स 8 इंटू 4, 8 4 32 न्यूटन, दैट इज 32। ओके, न्यूटन मीटर, 32 न्यूटन मीटर बोलते हैं, न्यूटन मीटर। वर्क डन इक्वल टू, वर्क डन का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, 32 न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर 32 जूल, यू कैन आल्सो राइट 32 जूल। वर्क डन इक्वल टू 32 जूल, वेरी सिंपल, जस्ट वी हैव यूज्ड फार्मूला एंड substitute values. Okay, next, let's see next question. A body of 10 kg mass is raised against the gravitational force. Look here, a body of 10 kg mass is raised against the gravitational force of Earth to a height of
10 meter. How much work is done in this case? A body of 10 kg, देखो 10 kg की एक बॉडी है, इसको अपन कितने मीटर तक ले गए? हाइट 10 मीटर तक ऊपर ले गए, 10 मीटर तक ऊपर ले गए, ठीक है। हाउ मच वर्क इज डन इन दिस केस, कितना वर्क किए? सो वी नो वेरी सिंपल, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स क्या होता है? एम ए इंटू एस, एम ए इंटू एस। लुक हियर, मैंने सब करा दिया है, फिर से एक बार देखो। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिवाइज है ये। नाउ अगर ऊपर ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? ऊपर, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसके लिए हम यूज करते हैं जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फर्स्ट याद रखो कि जब अपन कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ये जी, फर्स्ट केस। इंस्टेड ऑफ ए यू शुड यूज जी, और जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड जो मास है वो मास रहेगा, एस जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक एक्चुअली, तो ये एच है, हाइट है, तो अपन इसको लिख देते हैं एम जी एच लिखते हैं, और इसको माइनस साइन लगाते हैं। उसको माइनस साइन क्यों लगाते हैं? वाई वी यूज माइनस साइन। देखो फोर्स कहां पे लग रहा है? अगर एक ऑब्जेक्ट को तुम यहां से यहां ले गए, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले गए, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी के द्वारा बोलेंगे तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, लेकिन अपन ऊपर ले जा रहे हैं। और हम जो काम किए हैं अगर उसकी बात करेंगे तो फिर पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या हो गया? एम जी एच, याद रखेंगे अपन, वर्क डन इक्वल टू एम जी एच, और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये ईपी के इक्वल होता है, ठीक है। तो एम जी एच अपन लिखेंगे इस केस में। सो 11th वर्क डन इक्वल टू एम जी एच, वर्क डन इन दिस case. How much work done in this case? So body of mgh here, body of 10 kg and height 10, g is also 10, height is also 10. Okay, means m is given 10 in the question, m is given 10 kg है, और हम जानते हैं जो g की वैल्यू है वो 9.8 होती है, या फिर 10 भी यूज करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड mgh height, it is given in the book that height is 10 meter. So 10 10 100, 100 10 1000 joule, work equal to 1000 joule, and 1000 joule को 1 किलो जूल भी बोल सकते हैं, kj भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1000 joule means 1 kj. You can also write 1 kg, no problem with it. Okay, next, two bodies of masses 10 kg and 15 kg are raised to height 5 meter and 2 meter respectively above the earth's surface. Calculate change in their potential energy. Potential energy में कितना change हुआ? देखो, two bodies of 10 kg and 15 kg. एक बॉडी है 10 kg की, and the other body is having 15 kg, ठीक है। They rise to a height of 5 meter and 2 meter. इसको 5 मीटर ऊपर ले गए, इसको 2 मीटर. They rise to a height of 5 meter and 2 meter. Okay. Calculate change in their potential energy. Change in potential energy. तो पोटेंशियल एनर्जी जितना ऊपर ले जाते हैं वो बढ़ती है, हाइट में जितना चेंज होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो ईपी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को टू एम जी एच, मास इंटू जी इंटू चेंज इन हाइट। जितनी हाइट ऊपर जाती है, जितनी हाइट ऊपर जाती है उतनी ईपी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो चेंज इन ईपी, ईपी पहले केस में ईपी केस 1 लिख देते हैं, केस 1 मींस
ऑब्जेक्ट 1 बोल सकते हैं अपन इस ऑब्जेक्ट के लिए। EP इक्वल टू mgh, मास इज 10, g इज 10, हाइट इज 5, दैट इज 10 × 100, 100 5 500 जूल। ओके, मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी EP में कितना चेंज हुआ, 500 जूल का। डेल EP भी लिख सकते हैं इसको, चेंज इन। उनको मालूम नहीं है कि अर्थ में क्या हो सकता है, पहले से ये अर्थ से कुछ ऊपर हो, यहाँ पे 0 मानेंगे तब यहाँ पे होगी 500 जूल, और अगर ये ऊपर है कहीं पे तो ये और ऊपर जा रही है एबव, तो बढ़ती जाएगी। यहाँ से फिर 5 मीटर जाएंगे तो जितनी एनर्जी यहाँ पे है उससे 5 मीटर और जाने में और 500 जूल बढ़ जाएगा। केस 2, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। केस 2 अगेन चेंज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, इसमें n है 15, g is 10 and height is 2, that is 150 to the 300 जूल। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पहले केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 500, सेकेंड में क्या रहेगी 300। ओके, बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। by using the information given in the figure। ठीक है, ये फिगर है, देखो इसको बिल्कुल समझना है। इस फिगर क्या है, पोजीशन A, mass is m and this is height h, this is also height h plus h2h, this is also height h, this is also height 3h, and here it is v here A, B, C, D। Okay, by using information given in the figure calculate velocity of the ball at the position D। यहां पे हम क्या लिखना है, इसकी वेलोसिटी लिखना है, यहाँ पे इसलिए लिखना है वेलोसिटी। ठीक है, अपन क्या जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैंने पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपको डिटेल में पढ़ाया है, आप उसको देखो और समझो। जब तक नहीं समझोगे तब तक नहीं बनेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और दोनों का सम क्या होता है। ये जो क्वेश्चन अभी जो देख रहे हैं अपन, ये इस पे डिपेंडेंट करता है। लुक हियर, दिस पोर्शन, आपको ये पोर्शन क्लियर होना चाहिए। मैंने कराया है E के EP और EN। ठीक है, मींस जितने ऊपर जाते जाते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसमें mgh के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जितने ऊपर जाएंगे वर्क डन करेंगे, हाइट बढ़ती जाएगी तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको ऊपर ले जाते जाओ, ऊपर ले जाते जाओ, मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मींस EP उसकी बढ़ रही है। आप लोग ध्यान रखोगे इस बात को, हाइट बढ़ रही है मींस पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अपन को क्या क्या समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। EP का फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो EP इक्वल टू mgh। देखो हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो mgh बढ़ेगा, h ज्यादा तो mgh टोटल ज्यादा होगा मींस EP ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, ऊपर जाके रख दिए उसको, ऊपर जाके रख दिए, तो ऊपर जब रख दिए, जैसे ये ऊपर जाके h इसकी हाइट कितनी है 3h। अपन समझेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक, पहला ये समझो कि जो बॉल है वो यहाँ पे है, हाइट किस हाइट पे है, 3h हाइट पे है, h मैंने 3h हाइट है, h ये हाइट कितनी हो गई 3h, ऑब्जेक्ट A। अच्छा,
वो जब नीचे आया, ऑब्जेक्ट ऐसे करके घूम के यहां पे आया, तो इस जगह पे देखो उसकी हाइट कितनी है, h एंड h, h मीन्स 2h। ठीक है, अब हमको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे हाइट 3h है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डी पॉइंट पे वो बॉल नीचे है। यहाँ पे बॉल की हाइट 3h थी, यहाँ पे बॉल की हाइट कितनी है 2h। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, माने इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम है। देखो ये हाइट ज्यादा है mgh तो mg3h, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mg2h। देखो पहले जो हमें mg हाइट क्या होगी बताओ तो, a पॉइंट पे mgh, तो m तो मास है, g भी g है और h कितना है, हाइट कितनी है 3h। समझ रहे हो, यहाँ पे mgh, m मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, याद रखना, या फिर अपन इसको क्या लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जी अपन कैलकुलेशन इजी होता है इसलिए इसको जी को 10 मान लेते हैं। तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मींस ईपी mgh मींस ये है, और यहां पे कितनी है डी पॉइंट पे mgh माने 2h, यहां पे कम है। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट जो m रहती है ये कांस्टेंट रहती है हमेशा, ek प्लस ep कांस्टेंट है, ek प्लस ep दोनों का सम कांस्टेंट है, दोनों का सम क्या है कांस्टेंट, माने जितनी एनर्जी टोटल एनर्जी इसकी है उतनी टोटल एनर्जी इसकी है। देखो एट ए अपन यहां पे लिखते हैं एट ए पे है ना, एट ए पे अपन सोचते हैं कि एकदम टॉप में है और बॉल रुकी हुई है, अब वो नीचे आ रही है, यहां पे रुकी हुई है, तो टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है ई के प्लस ई पी, हम बोलते हैं के ए और पी ए ऐसा लिख देते हैं, मतलब ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये किसके इक्वल टू रहेगी, यहाँ पे एट डी में भी देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, इसको अपन ऐड करेंगे तो सेम आएगा, मींस ईएम टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इस बॉल की टोटल एनर्जी क्या रहेगी कांस्टेंट, जितनी एनर्जी यहाँ पे है उतनी एनर्जी यहाँ पे है, तो टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है 1/2 mv², मींस क्या एज्यूम करना है, यू हैव टू एज्यूम ये बॉल यहां से अपन छोड़े ऐसे करके, अभी नीचे गिर रही है बॉल, इस हाइट से छोड़े ऐसे करके, ये नीचे गिर रही है, तो जितने ऊपर थी इसकी ये रुकी हुई थी, यहाँ पे v 0 था और जैसे ही छोड़े तो v बढ़ते गया v बहुत ज्यादा बढ़ गया, नीचे आए तो v बढ़ गया बहुत ज्यादा, लेकिन हाइट कम हो गई, यहाँ पे हाइट क्या हो गई कम हो गई, ऑलमोस्ट 0 हो गई। हाइट अगर 0 हो जाएगी तो ये जो mgh है पोटेंशियल एनर्जी, ये mgh पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या दिस वन, ये 0 होते जाएगी, हाइट नीचे आ रही है तो mgh ये नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होते कम होती जाती है और बढ़ती क्या है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी मींस 1/2 mv² बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि v बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे नीचे आ रहा है तेज होते जा रहा है, तो यहाँ पे अभी इस जगह में ये काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, 1/2 mv² 0 है, ये 0 है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से छोड़ रहे हैं, साइड से छोड़ रहे हैं, प्लस ये कितना है 3 हाइट पे है तो mg इंटू 3h, ये समझ में आ गया। इसकी टोटल एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मींस 1/2 mv², 1/2 mv², यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1/2 mv² और v 0 है, यहाँ पे अभी बॉल हाइट 3 में है, v 0, यहाँ से हम छोड़ेंगे इसको तो नीचे आएगी, तो यहाँ पे ये सब घूम के भी आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत डिटेल में जाएंगे तो अलग है कि ये ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, ओवरऑल वही होगा, है ना।
अपन को इस पोजीशन से इस पोजीशन इजी, ऐसा सोचो इजी सोचने के लिए कि बस 3 हाइट से छोड़े यहाँ पे अरे पे इसको अपन को वेलोसिटी इसकी निकालना है, ठीक है। तो इस हाइट पे v0 है, पोटेंशियल एनर्जी mg3h। अब यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है E के कहाँ पे D पे, माने 1/2 m v यहाँ पे निकालना है, ठीक है। प्लस ये क्या होता है, यहाँ पे मान लो 1/2 m, इसकी वेलोसिटी क्या है v, यहां से छोड़े यहाँ 0 थी, यहाँ पे भी 0 नहीं है, याद रखना। 3 हाइट 3h पे था जब हाइट 1 2 3, 3h था जब हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3h mgh, ये 0 यहाँ पे अब छोड़े हैं तो इसकी वेलोसिटी v होगी, तो 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, mg, और अब हाइट कितनी रहेगी उसकी, इतनी 2h। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। ये आ गया 3mgh, 3mgh, ये क्या आ गया 2mgh, सबको एक तरफ ले जाओ। 3mgh माइनस, लुक हियर, ये है 3mgh, ये है 2mgh, 3mgh माइनस 2mgh इज mgh, ओके, 1mgh, 3mgh माइनस 2mgh, ठीक है, ये mgh हो गया। एंड हियर 1/2 mv², 1/2 mv², वी हैव टू फाइंड v, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टी, ये m से m कट जाएगा, m एंड m कट गया, ठीक है। 2gh इक्वल टू v² मींस v इक्वल टू व्हाट, √2 gh, मींस वेलोसिटी ऑफ बॉल, बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी √2 gh, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी होगी √2 gh, ओके। पॉज करो, रिवाइज करो, एक बार समझ में आ जाएगा, इजी है, ठीक है। बस ये हमको मालूम होना चाहिए इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे रहेगा, तो ये इक्वल टू ये पुट कर दिए, इसलिए आंसर आ गया, ओके। चलो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। On applying a force of 15 Newton for 6 seconds, on applying a force of 15 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए इतना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसेस अ बॉक्स बाई 8 मीटर, ठीक है। मींस 15 न्यूटन का फोर्स अगर 6 सेकेंड तक लगाते हैं तो बॉक्स 8 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट इट्स पावर, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, लुक हियर, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन दिस वन, पावर इक्वल टू W अपॉन T, पावर कैलकुलेट करना है, पावर इक्वल टू W अपॉन T, एंड W इक्वल टू व्हाट, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस फोर्स 15 फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट 8 है, 15 8 जा, दैट इज 120, ठीक है। वर्क 120 जूल एंड पावर इक्वल टू W अपॉन T, दैट इज 120 अपॉन टाइम कितना 6 सेकेंड के लिए लगा रहे हैं, दैट इज 6 2 जा 12 20 वॉट, ओके। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, सो W अपॉन T दैट इज 20 वॉट। इजी क्वेश्चन था, ओके। लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टू चेंज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी of 0.5 kg by 1 joule, we will have to raise it to what height, okay। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चेंज एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ 0.5 kg, जो बॉडी है उसका मास कितना है 0.5 kg है, ओके। हमको उसकी एनर्जी में कितना चेंज लाना है, एनर्जी में मतलब ईपी में चेंज आएगा, ईपी में कितना 1 जूल चेंज लाना है, हाइट इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्या है,
टू चेंज एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ 0.5 kg by 1 joule, we will have to rise it to what height? एक मास है 0.5 kg का, ठीक है, हम इसको कितने हाइट तक ले जाए? अपन अभी अपने इजीनेस के लिए मान लेते हैं कि अभी इसकी एनर्जी कितनी है 0। अब इसकी एनर्जी अपन को बढ़ा के कितनी करनी है 1 जूल, 1 जूल, ओके 1 जूल, वी हैव टू इंक्रीज इट्स एनर्जी बाय 1 जूल। तो कितनी है? ईपी में क्या डिफरेंस आता है? ईपी इक्वल टू mgh, ईपी इक्वल टू mgh, वी नो mgh, जितना ऊपर ले जाते जाएंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कितना ऊपर उठाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 इंक्रीज हो जाए। वी नो डेल पी, मैंने ईपी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ईपी लिखो या डेल ईपी लिखो, मीन्स ईपी में कितना चेंज आ रहा है इक्वल टू मास इंटू जी इंटू हाइट, जितने ऊपर जा रहा है। मतलब डेल एच भी लिख सकते हैं इसको, सेम थिंग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे बच्चों, ठीक है। मीन्स जितना हाइट में चेंज हो रहा है उतनी, मान लो जस्ट थिंक यहाँ पे 100 जूल है, यहाँ पे कितनी है 100 जूल आने, जमीन यहाँ पे है, अर्थ ये है, इतना ऊपर आ चुका है, h1 हाइट आ चुकी है, इसके कारण पहले से इसकी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। अब कितना और ऊपर ले जाए तो हम बोलते हैं इसको h ऊपर ले जाए, तो हाइट में कितना चेंज कर रहा है डेल एच, चेंज इन हाइट डेल एच, तो ईपी में भी चेंज हो जाएगा डेल ईपी, डेल ईपी इक्वल टू mg इंटू डेल एच। सेम फार्मूला इज देयर, ये दोनों फार्मूला एक ही है, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं m कितना है 0.5 kg इंटू g इज 10, वी डोंट नो इट्स हाइट एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1, ठीक है। तो 0.5 मीन्स क्या होता है 5 1 10 इंटू h इक्वल टू 1, कट कट 5h इक्वल टू 1, सो h इक्वल टू 1/5 मीटर, हाइट कितना आ गई 1/5 मीटर, आंसर। मीन्स इस ऑब्जेक्ट को 1/5 मीटर, 1/5 मीटर मीन्स क्या कर सकते हैं अपन 100/5 कितना हो गया 20, इसको 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी, बोथ आर करेक्ट, राइट। सो 1/5 मीटर या 20 सेंटीमीटर ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल बढ़ जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और सिमिलर और क्वेश्चंस रहते हैं, ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस आल्सो, ओके। बेस्ट ऑफ लक।